जो मैंने स्टार्ट किया था वो एज अ लैब अटेंडेंट किया था। 2018 तक जो है वो जॉब ही कर रहा था। प्राइवेट स्कूल जो है ना बंदे को बड़ा लूट रहे हैं, अक्सर हमने देखा है। कि आपके बच्चे की सेहत नहीं है जी तो अच्छी नहीं है, तो आप जो आटा है वो भी हमारे स्कूल से लें, तो फिर इंशाल्लाह उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट अच्छे लेवल का होता है, तो आपका बच्चा जो है वो सेहतमंद होगा। बिल्कुल है। हाँ सब ये तो हर बंदा कह रहा होता है कि हम नहीं कमाते, अल्हम्दुलिल्लाह आप कमाते हैं। मेरे ख्याल में इस तरह के क्वेश्चन पूछ के जो है वो मुझे तो पहले तो आप बैन करवाएंगे जी, कि मैं किसी और जगह बाद में इंटरव्यू ना दे सकूं। हमने स्कूल बनाना है, फ्रेंचाइज कैसे लें, गांव में शुरू करना है, बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, क्या रजिस्ट्रेशंस क्या हैं। किसी भी स्कूल की फ्रेंचाइज आपने लेनी है, दूसरे स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं, उनको अपने स्कूल में लाना है, तो क्या ऐसी जादू की छड़ी, क्या ऐसा कोई मंत्र कोई आप बताते हैं कि भाई ये पढ़ दो, या कोई तवीज शवीज लटका दो गेट के ऊपर। वो आपने देखो कि रिश्ते कराने वाली जो औरतें होती हैं वो घर घर जाती मारती हैं, उनको पता होता है इस घर में कितनी लड़कियां हैं, कौन शादी करना चाहता कौन नहीं होता। प्राइवेट स्कूल वाले जो है ना स्कूल भी बना लिया, बच्चे भी आ गए, अब उनको बड़ी एक मुश्किल होती है, वो मुश्किल होती है वालिदैन से फीस लेना। 17 ग्रेड का अगर जो गवर्नमेंट की लग जाती है तो जी। उसको 1 लाख रुपए मिलेगा। वो भी लकी है जिसकी लत। जी जी 1 लाख रुपए मिलेगा। इन्होंने प्लान किया जी हम ब्रांचेस खोल रहे हैं जी 7 8 10 जितने भी, इन्होंने हर जगह पे बैनर लगा दिए, ये आ रहा है जी, वो आ रहा है, वो आ रहा है। तो मुझे ये बताएं कि आप 15 वाला जो रूम है जिसमें क्लास है वो आपको ज़्यादा पैसे कमा के देगा या 40? हर प्राइवेट स्कूल का ना एक सपना, एक ख्वाब होता है, कहते हैं भाईजान स्कूल चला रहा हूँ, एकेडमी भी बनाऊंगा, सुबह पैसे कमा रहा हूँ, शाम को भी पैसे कमाऊंगा। हम समझते हैं कि शायद जो बच्चा हफ्ते को पढ़ेगा ना और इतवार को भी पढ़ेगा वो बड़े आगे चले जाएगा। क्या म्यार होना चाहिए टीचर का, स्कूल वाले को किस टीचर को हायर करना चाहिए? चकवाल, मियाँ वाली, सरगोदा, खुशाब, लैया, बखर, चिनियोट, ऐसी ऐसी अकेडमीज बनी हुई हैं जो वालिदैन को ख्वाब दिखाती हैं कि आपके बच्चे को डॉक्टर बना देंगे। मामाज या बाबास की फॉर्म में हैं, वो 80s और 90s के हैं। मतलब उन्होंने 1980 में, 90 में, 95 में जो है वो ग्रेजुएशन या मास्टर की है। वकील तो जो रह जाता था वो वकील बन जाता था। आपका इखलाक अच्छा होना चाहिए। वो बंदा तो बिल्कुल भी स्कूल ना खोलेगी जो कहता है कि मैंने 2 दिनों में अमीर हो जाना है। डॉक्टर साहब ये जो स्कूल है ये इबादत है या बिजनेस है? स्कूल के बिजनेस में एक बहुत बड़ा नाम डॉक्टर हाफिज इफ्तिखार, डायरेक्टर फ्रेंचाइज ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम, आज हमारे साथ मौजूद हैं, और आप हमें बताएंगे कि स्कूल का बिजनेस कब, कहाँ, कैसे, कितने में शुरू किया जा सकता है, और स्कूल के बिजनेस की वो बातें जो आज से पहले डिस्कस नहीं हुई हैं वो आज के इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब आप बताएं, सबसे पहले अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आपके स्कूल के बिजनेस में आए कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैंने 2010 में ये सफ़र जो है ये जर्नी जो है वो स्टार्ट की थी, और सबसे पहले जो मैंने स्टार्ट किया था वो एज अ लैब अटेंडेंट किया था, एंड आई ऑलवेज फील प्राउड दैट आई वाज अ लैब अटेंडेंट। क्या बात। और 2010 से लेकर आज 2024 गुजर चुका है, 2025 में हम बैठे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं ग्लोबल स्कूल, कॉलेज एंड एजुकेशनल एकेडमी का डायरेक्टर हूँ, डायरेक्टर फ्रेंचाइजीज़ हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पिंडी इस्लामाबाद में थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जिसमें मोंटेसरी के हैं, प्राइमरी हैं, एफएससी लेवल के हैं, स्कूल लेवल के हैं, और इसके अलावा हमारा एकेडमी का एक सेटअप है जो एंटी टेस्ट लेवल की क्लासेस हम पढ़ाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन 14-15 इयर्स में मैंने लैब अटेंडेंट से लेकर अब मैं शेयर होल्डर भी हूँ डिफरेंट ब्रांचेज़ में, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिज़नेस भी कर रहा हूँ। मैं बीइंग अ टीचर, सबसे पहले तो मैं अपने आप को एक टीचर समझता हूँ, और उसके बाद ऑब्वियसली हलाल रिज़्क कमाना इबादत है। तो मैं फिर इस बिज़नेस की तरफ आया, स्कूल की ब्रांचेज़ स्टार्ट की, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सिस्टम जो है, मेरी 3 ब्रांचेज़ में शेयर्स हैं, और बहुत अच्छा सिस्टम जो है वो चल रहा है। तो आप देखें ये जो है ना बिज़नेस वाला जो आइडिया था, ऑब्वियसली मैं 2018 तक जो है वो जॉब ही कर रहा था। मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जो है वो टीचिंग की है। मैंने ए लेवल को पढ़ाया है, मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाया है, एनआरसी में, मैंने एरेड में पढ़ाया है, मैंने बीकन हाउस में ए लेवल्स को पढ़ाया है, मैंने एफएससी को पढ़ाया है, एंटी टेस्ट को पढ़ाया है। तो फिर मैंने सोचा कि जो एक टीचर होता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छा अर्न कर रहे थे, लेकिन वो ये है कि हम सेविंग नहीं हो रही थी। मतलब जितना भी हम कमाते हैं वो एट द एंड ऑफ द मंथ हमारी कोई सेविंग नहीं होती। तो फिर मैंने कहा क्यों ना बिज़नेस की तरफ आना चाहिए, और ज़ाहिर है जो तिजारत है या बिज़नेस है वो किसी तरह का भी है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि 90% जो आपका रिस्क है ना वो तिजारत में है, वो कारोबार में है, किसी तरह का भी कारोबार करते हैं। और ये वाला अक्सर लोग कहते हैं जी ये तो ज़ाहिर है आप इसको कारोबार क्यों कह रहे हैं, ये जो स्कूल का है तो ज़ाहिर है ये भी एक हलाल रिस्क कमाने का एक ज़रिया है जी, तो ऑब्वियसली हम इसको बिज़नेस कहेंगे। तो बेसिकली तो हम तालीम देते हैं, लेकिन उसके जो इवज़ हमें पैसे मिलते हैं, ज़ाहिर है वो हमारा बिज़नेस कंसीडर होता है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने 2018 में स्टार्ट किया तो स्टार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आई, तो जो ग्लोबल के डायरेक्टर हैं जी मोहम्मद उस्मान साहब, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे कहा कि ये आप काम स्टार्ट करें। तो स्टार्ट में लॉस भी हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि कोई भी ब्रांच ऐसी नहीं है जिसमें लॉस हो, तो सारी ब्रांचेज़ जो हैं वो बहुत अच्छा प्रॉफ़िट अर्न कर रही हैं। तो जो मैं अब कमाता हूँ, मेरी सैलरी है या जो मैं एफएससी क्वांटिटी टेस्ट को ये मैं पढ़ाता हूँ, तो आप ये समझिए कि वो जो है वो जस्ट मेरी टोटल ओवरऑल इनकम का 10 टू 15% है। तो मैं मोस्टली जो अर्न करता हूँ वो अपनी जो स्कूल की ब्रांचेज़ हैं वहाँ से अर्न करता हूँ। प्राइवेट स्कूल जो है ना बंदे को बड़ा लूट रहे हैं, अक्सर हमने देखा है। लोग बताते हैं जी प्राइवेट स्कूल जो है ना, इन्होंने लूटने के तरह-तरह के जो है तरीके बनाए हुए हैं। कभी कहते हैं जी ये बुक्स ले लें, ये यूनिफ़ॉर्म ले लें, ये वाली चीज़ जो है वो आप लेकर आ जाएँ। तो लोगों ने जो है वो अब मजबूरी है लोगों ने, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में तो वो पढ़ाई का लेवल रहा ही नहीं है। प्राइवेट स्कूल में लोगों ने आना है, प्राइवेट स्कूल में आपके मेरे बच्चे तमाम बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। तो आप ये बताएँ कि प्राइवेट स्कूल किस-किस तरीके से इस कौम को लूट सकता है? देखिए, ये बात किसी हद तक ठीक है। आपने देखा होगा लोगों ने अक्सर सोशल मीडिया पे ये भी फैलाया हुआ है कि आपके बच्चे की सेहत नहीं है जी, तो अच्छी नहीं है, तो आप जो आटा है वो भी हमारे स्कूल से लें, तो फिर इंशाअल्लाह उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट अच्छे लेवल का होता है, तो आपका बच्चा जो है वो सेहतमंद होगा। बिल्कुल है। तो ये वैसे बातें हैं जी, मैं ज़ाहिर है स्कूल को रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ और मैं ग्लोबल को रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ। तो आप हमारे ज़ाहिर है बहुत सारे लोग सुनेंगे, पिंडी इस्लामाबाद में हमारे पास ऑलमोस्ट 10,000 के राउंड अबाउट स्टूडेंट हैं, तो उनके पेरेंट्स भी सुन रहे होंगे। हमारा सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। इवन आपने पाकिस्तान में किसी सिस्टम में नहीं देखा होगा कि एक बच्चे से अगर हम लेते हैं लेट्स सपोज़ 1000, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हम मरीज़ बच्चे को लेके गए, हमने उनसे 1000 रुपीज़ लिया और उसके बाद हर बच्चे के 230 रुपए, मैं आपको रीसेंट दिसंबर की एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, अब हम जनवरी में तो हमने वापस की। बिल हम नहीं कमाते अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन लोग कमाते हैं। हाँ, सब ये तो हर बंदा कह रहा होता है कि हम नहीं कमाते, अल्हम्दुलिल्लाह आप कमाते हैं। ये तो इस इंडस्ट्री में आम बातें हैं, बल्कि किसी भी बिज़नेस में ये आम बातें हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि अब ना एक फैशन बन चुका है, मतलब मैं या कोई भी बंदा है या वो बच्चों को बड़ा प्राउड फील करता है जी मेरा बच्चा बीकन में पढ़ता है, मेरा बच्चा रूट्स में पढ़ता है, कोई भी बड़े स्कूल में, किसी को टारगेट नहीं करना चाहूंगा, सिटी में पढ़ता है। अब एक ट्रेंड फैशन बन चुका है, आपने बच्चे तो क्या कितना फर्क होता है एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में और एक जो टॉप क्लास प्राइवेट स्कूल? टॉप क्लास इन द केस के वो उसकी सैलरी बहुत है, बड़ा नाम है, बड़ा फैशन है, बड़ा ब्रांड है वो। मेरे ख्याल में इस तरह के क्वेश्चन पूछ के जो है वो मुझे तो पहले तो आप बैन करवाएँगे जी, कि मैं किसी और जगह बाद में इंटरव्यू ना दे सकूँ। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है, मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं एक बहुत बड़े ए लेवल वाले स्कूल में पढ़ा रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पे अपना एक बच्चा जो था वो 50 और फ्री भी पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने नहीं पढ़ाया। तो मैं आपको बताऊँ कि अगर आपका बच्चा प्ले ग्रुप से लेकर 5 क्लास तक है और उसकी फ़ीस है 5000 या उसकी फ़ीस है 30,000 35,000, एजुकेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब उसी लेवल के आपको ट्रेन मोंटेसरी टीचर जो हैं वो पढ़ा रही होंगी। अच्छा, उनका सैलरी पैकेज जो है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, बस फ़र्क ये होता है क्लास का। देखिए, हम जो है ना वो ब्रांड ओरिएंटेड लोग हैं। हम कहते हैं जी फलाँ का बच्चा जो है वो वहाँ पढ़ रहा है, देखें वो उधर गाड़ी पे भी जाता है, उसकी इतनी फ़ीस है। तो एक बंदे की इनकम जो है वो पर मंथ 20 लाख है। तो वो चाहेगा जी मेरा बच्चा वहाँ पढ़े जहाँ पे मंथली फ़ीस 30-40,000 है। वो 5,000 में जाएगा तो वो कहेंगे जी तुम्हारा बच्चा कहाँ पढ़ रहा हाँ, है? वो 5,000 से वो उस थर्ड गरीब स्कूल में पढ़ रहा है। गरीब स्कूल में पढ़ रहा है। हालाँकि एजुकेशन में कोई डिफरेंस नहीं होता। वही बुक्स उधर पढ़ रही होती हैं, वो इधर। और अब नेशनल करिकुलम है। अच्छा। मैट्रिक तक नेशनल करिकुलम में। आप चाहे 2000 या 3000 वाले स्कूल में चले जाएँ या आप 40,000 स्कूल में चले जाएँ, सिलेबस एक है, पढ़ाने वाला एक है, इवन गवर्नमेंट सेक्टर में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ पे भी सेम है। तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये सिर्फ़ हमारी सोच में डिफरेंस है जी कि हमने बच्चे को 5000 में पढ़ाना है या 7000 में 10। वो डिपेंड करता है जी आपकी जेब कितनी भारी है। अगर आपकी जेब भारी है जी, आप पढ़ाएँ 30,000 पे, और अगर आपकी जेब थोड़ी-सी हल्की है जैसे हम हैं, तो आप पढ़ाएँ 4-5-6,000 वाले स्कूल। एक लास्ट वीडियो थी आपकी, मैं देख रहा था, माशाल्लाह लाखों में गई है। उसमें ना लोगों के बड़े बेसिक क्वेश्चन थे। लोग पूछ रहे थे कि सर हमने स्कूल बनाना है, फ्रेंचाइज़ कैसे लें? सबसे पहला जो उनका क्वेश्चन आ रहा था। गाँव में शुरू करना है, बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए? क्या रजिस्ट्रेशंस क्या हैं? कितने पैसे चाहिए? लोगों को ज़्यादातर बस सीधी बात होती है कि भाई ये पैसे बता दें, जिसमें ये कारोबार शुरू हो सकता है और किससे राब्ता करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम कोई मार्केटिंग या वो चीज़ है, किसी भी स्कूल की फ्रेंचाइज़ आपने लेनी है, तो एक कोई 3 से 4 स्टेप्स बता दें कि अगर ये कर लोगे ना, तो इससे तुम फ्रेंचाइज़ ले सकते हो ईज़िली।
अच्छा देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अब मैं ज़ाहिर है ग्लोबल को रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ, एक अच्छा रिनोन सिस्टम है, तो मैं जी। कहूँगा भाई मेरे पास आओ। हर बंदा दुकानदार जो होता है ना, वो कहता है हमारे पास आओ, लेकिन मैं आपको बेसिक कुछ स्टेप्स और ट्रिक्स बताता हूँ, आप उनको समझ रखिएगा और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को देखिएगा, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले ये है कि अगर आपने गाँव में स्कूल स्टार्ट करना है, तो देखें गाँव में अगर आपका नाम है, लोग आपको जानते हैं, आपकी रिस्पेक्ट है, आप हाइली एजुकेटेड हैं, आपका एक्सपीरियंस भी है, आपकी बेसिक एजुकेशन भी है, तो मैं तो आपको कहूँगा किसी फ्रेंचाइज़ वाले को 20, 25, 30 लाख रुपए देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अब मैं स्कूल्स का नाम नहीं लेता, लेकिन जो भी यहाँ पे आपको पाकिस्तान के अंदर, पंजाब में, केपीके में फ्रेंचाइज़ सिस्टम नज़र आ रहे हैं, वो मोंटेसरी टू 10th क्लास तक मिनिमम जो है वो 20 लाख 2 मिलियन जो है वो चार्ज करते हैं। मतलब वो उनके ब्रांड की, नेम की फ़ीस है, वो आपने जमा करवानी होगी। अच्छा उसके बाद आपने 10% देना होगा। किसका 10%? जी, टोटल कलेक्शन का, रेवेन्यू का। लेट्स सपोज़ आपके पास 200 स्टूडेंट है और एक बच्चे की फ़ीस जो है वो 5000 है। तो कितने हो जाएँगे जी? 20 लाख। अब 20 लाख में से 10% जो होगा वो ले जाएँगे जी फ्रेंचाइज़ वाले, मतलब 2 लाख जो हैं वो ले जाएँगे 20 में से, ठीक हो गया? अब 80 लाख में से आपको 5 लाख बच जाएँ, आपको 8 लाख बच जाएँ या कुछ भी ना बचे, ये उनका कंसर्न नहीं है। उनका कंसर्न ये है, उन्होंने आपको नाम दिया और उसके बदले में लेना है। तो सबसे पहले तो आप सिलेक्ट करें जी, आप किसकी फ्रेंचाइज़ लेना चाहते हैं, आप उसके पास जाएँ। जैसे हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सबसे कम फ्रेंचाइज़ है और हम चार्ज भी सिर्फ 7% करते हैं पर मंथ, 10 नहीं करते। ठीक। हमारी फ़ीस भी सबसे कम है और हमारी ब्रांचेज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी चल रही हैं, वो सारी या तो नो प्रॉफ़िट नो लॉस पे हैं या प्रॉफ़िट में हैं। नो प्रॉफ़िट नो लॉस में 1-2 ब्रांचेज़ हैं, बाकी सारी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे प्रॉफ़िट में चल रही हैं। तो आप जिसकी भी फ्रेंचाइज़ लेना चाहते हैं उसके पास जाएँ, अगर आपकी अपनी बिल्डिंग है या रेंट पे लेना चाहते हैं हुँ। या आपके पास जो सेविंग है, उनको बताएँ कि हमारी ये सेविंग है। तो वो आपको बता देंगे जी कि इतनी हमारी फ्रेंचाइज़ फ़ीस है और फ्रेंचाइज़ में ये एक टेंशन नहीं होती कि आपका ए टू ज़ेड सारी चीज़ें वही मैनेज करते हैं। मतलब आपके ब्रेकडाउन हो गए, आपकी बुक्स हो गई, टीचर ट्रेनिंग हो गया, वो सारी चीज़ें वो खुद मैनेज कर रहे हैं। तो ये आपको वो नहीं होता। आप उनके पास जाएँ, आप बताएँ हमारे पास ये जगह है, वो विज़िट करेंगे जी और अगर उनको जगह पसंद आ जाती है तो ज़ाहिर है वो आपको फ्रेंचाइज़ दे देंगे, ठीक हो गया? तो मिनिमम आपके पास 30 टू 50 लाख के इन बिटवीन जो है वो अमाउंट होनी चाहिए, ताकि आप स्कूल रन कर सकें और उस स्कूल को फिर आप 1 साल चला सकें। देखिए होता क्या है, लोग समझते हैं कि हम स्कूल स्टार्ट करेंगे जी और तकरीबन 3 महीने बाद या 4 महीने के बाद हम बिल गेट्स बन जाएँगे। हुँ। हमारे पास बड़ा आमदनी पैसा हो आ जाएगा, जाएगी और बड़ी, ऐसा कुछ फॉर्च्यूनर खिलौती होएगी। हाँ, अब ये नहीं होता, ठीक है, इनकम है, अच्छी इनकम है। मतलब मैं अब ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, जिनकी 2 ब्रांचेज़ हैं और वो 20 से 25 लाख रुपए पर मंथ प्रॉफ़िट कमा रहे हैं। इतना मार्जिन होता है मतलब कमाने का। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप यकदम आपके पास 3 करोड़ आ गया, 4 करोड़ आ गया, आप अमीर हो गए, ऐसा नहीं होता। मंथली इनकम होती है, रीज़नेबल होती है, लेकिन रातों-रात अमीर नहीं होते। अच्छा, उसके बाद याद रखिएगा कि आपके पास इतना होगा, बच्चे आ जाएँगे, वो फ़ीस देने लग जाएँगे जी आपके पास और आपने टीचर रख लिए। नॉर्मली जो टीचर चाहिए होते हैं ना, प्ले टू 5 क्लास तक, वो आपको 8 टीचर चाहिए होते हैं। अब आप एवरेज जो भी सैलरी देते हैं, तो आप उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें। आपको मोंटेसरी टू मैट्रिक आपने स्टार्ट करना है, तो उसके लिए राउंड अबाउट आपको जो टीचर चाहिए होते हैं, वो तकरीबन 20 टू 21 होते हैं, अगर आपका हर क्लास का एक सेक्शन है। तो आप जितनी भी सैलरी देते हैं जी, आप 20 से मल्टीप्लाई कर दें। फिर जो दूसरा वो बड़ा जो एक्सपेंस होता है ना, वो आपका बिल्डिंग का होता है। हुँ। तो आप देखें कि बिल्डिंग अगर आपकी अपनी है तो वो टेंशन आपकी खत्म हो गई। तो सही। सबसे मेजर जो एक्सपेंस है टीचर की सैलरी है और उसके बाद जो है वो बिल्डिंग का रेंट है। ये जो होता है ना कि बिल आ गए, ये चीज़ें, वो चीज़, ये इतना एक्सपेंस नहीं होता। मतलब आप ये समझ लें कि टोटल रेवेन्यू का ये 2 टू 3% भी नहीं होता, ये वाली जो चीज़ें होती हैं। तो आपने फ्रेंचाइज़ स्टार्ट कर ली, लेकिन मैं हमेशा लोगों को मशवरा देता हूँ कि 2, 3, 4, 5 लोग मिलकर ये स्टार्ट करें। अक्सर लोग होते हैं जी, कहते हैं जी मैं बस खुद ही अकेला रातों-रात अमीर हो जाऊँ और हुँ, बाकी हुँ। अमीर ना हों। देखिए उससे होता क्या है, हो सकता है कि अगले के रिस्क से आपको भी रिस्क मिल जाए। सही। हो सकता है उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा, उसका एक्सपोज़र ज़्यादा हो। मैंने ऐसी बहुत सारी रिसेंट जो हैं वो ब्रांचेज़ स्टार्ट कराई हैं, हुँ, हुँ। जहाँ पे एक पार्टनर जिससे मुझसे ली थी, वो उतना डिलीवर नहीं कर सका, लेकिन उसने पार्टनर साथ साथ मिलाया है, उसने बहुत अच्छा डिलीवर किया जी। और उसके साथ मिलने से क्या हो गया, वो जो लोग 40, 50, 60 हज़ार कमा रहे थे पर मंथ, अब वो ज़ाहिर है 3-3, 4-4 लाख रुपए कमा रहे हैं। हुँ। तो पार्टनर में ये होता है कि बेशक आपकी प्रॉफ़िट अमाउंट शेयर हो जाती है, लेकिन याद रखिएगा इसमें रिस्क भी कम होता है
और इसमें स्कूल क्लोज़ होने के जो चांसेस होते हैं वो भी कम होते हैं जी, और लॉस के चांसेस भी कम होते हैं, और ज़ाहिर है आपको एक हिम्मत हौसला देने वाला भी होता है। बिज़नेस में देखें आप 95% स्टार्टर जो है वो क्लोज़ हो जाते हैं। क्यों? पहले साल में क्लोज़ हो जाते हैं। क्यों? लोग देखते हैं जी मैंने 1 साल की ये सेविंग की थी, अब तो मेरे पास अगले साल के लिए है नहीं, ब्रांच 10% लेट्स सपोज़ लॉस में है, तो लोग कहते हैं जी बंद कर दो। हो सकता है वो जो 10% लॉस में है वो 1 महीने के अंदर आपका 10% प्रॉफ़िट में चला जाए, तो लोग इंतज़ार नहीं करते। मैं कहता हूँ कम से कम 2 साल जो है वो आप किसी स्कूल को चला के देख लें, आपको पता चल जाएगा ये स्कूल अगले 2 सालों में कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। स्कूल वाले जो होते हैं ना उनकी कोशिश होती है कि हमने स्कूल शुरू किया है, स्कूल बनाया है या फिर हम बनाने जा रहे हैं। सबसे बड़ा मसला जो होता है ना बच्चे लाना होता है स्कूल में। अब वो कहते हैं कि दूसरे स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं, उनको अपने स्कूल में लाना है तो क्या ऐसी जादू की छड़ी, क्या ऐसा कोई मंत्र कोई आप बताते हैं कि भाई ये पढ़ दो या कोई तवीज़-शवीज़ लटका दो गेट के ऊपर, तो जो आपके पास है ना वो सारे बच्चे दूसरे स्कूलों के बच्चे आपके स्कूल में आ जाएँगे? अच्छा, याद रखिएगा मैं हमेशा बिज़नेस माइंडेड लोगों को कहता हूँ कि आपको ना बड़ा ओपन माइंड होना चाहिए, और हर तरह से आपने स्कूल स्टार्ट करना है ना, वो आपने देखोगे रिश्ते कराने वाली जो औरतें होती हैं वो घर-घर जाती मारती हैं, उनको पता होता है इस घर में कितनी लड़कियाँ हैं, कौन शादी करना चाहता है, कौन नहीं होता। आप जहाँ पे स्कूल खोलना चाहते हैं, पहले तो मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप स्कूल वहाँ खोलें पहले ऑलरेडी स्कूल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 स्कूल हैं, छठा आप खोलें, 10 स्कूल हैं, 11वां आप खोलें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आप सारों स्कूल्स को विज़िट करें। आप देखें हर स्कूल के पास कितनी स्ट्रेंथ है, फिर उनके पॉइंट्स नोट करें, उनके जो पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स हैं वो नोट करें, और जो उनके नेगेटिव हैं वो उनको नोट करें। आपने क्या करना है, आपने उनके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको कैश कराना है। कैश इस फॉर्म में नहीं कराना कि वो जैसे लोग होते हैं जी, वो कहते हैं देखिए जी वो ये कर रहे हैं, हाँ। हम ये नहीं करेंगे, वो ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। टाई चेंज कर देते हाँ, हैं, बैग आप ला देते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आपने अपना रिस्क कमाना है, हलाल रिस्क कमाना है, दूसरे के रिस्क पे लात नहीं मारनी। ठीक हो गया ना? अच्छा, होता क्या है, लेट्स सपोज़ 5 स्कूल पहले चल रहे थे, पाँचों के पास एवरेज बच्चा जो था वो 300 था, 1500 बच्चा था। आपने स्कूल खोल लिया जी, और आपको जो है ब्रेक इवन मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे आने के लिए आपको बच्चा चाहिए जी 150। कितने स्कूल से जी? 5 स्कूल से 1500 बच्चा था। आप हर स्कूल से 30-30 बच्चे निकालते हैं। आप पहले महीने में निकाल लेते हैं जी, दूसरे महीने में निकाल लेते हैं। आपकी ब्रांच हो गई जी, वहाँ पे ब्रेक इवन पे आ गई, अब आपको टेंशन ही कोई नहीं। अब इसके बाद जो भी बच्चा आएगा ना वो आपका प्रॉफिट होगा। और किसी भी स्कूल में याद रखिएगा, ब्रेक इवन पे जाने के लिए कुछ स्कूल में आपको 100 बच्चे चाहिए होता है, कुछ में 120 चाहिए होता है, कुछ में 150। 150 से ज़्यादा कभी भी आपको किसी लेवल में बच्चा नहीं चाहिए होता, चाहे आप स्कूल शहर में खोलें, गाँव में खोलें, कहीं पे भी खोलें, आपका जो ब्रांच है ब्रेक इवन पे आ जाएगी, क्योंकि गाँव के खर्चे कम होंगे, फीसें भी कम होंगी, शहर के खर्चे ज़्यादा होंगे तो फीसेस भी ज़्यादा होंगे, तो 150 होते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो आपने हर स्कूल को विज़िट करना है, उनके पॉइंट्स नोट करने हैं, फिर आपने जो फ्रंट पे बंदा बिठाना है, जो अपनी वो ये नहीं कहना कि यार मैंने स्कूल खोला है, मैं एक प्रिंसिपल को 50,000 क्यों दूँ, 1 लाख रुपए क्यों दूँ, 40,000 क्यों दूँ, मैं खुद ही बन जाऊँगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास पैसा है जी, मैंने पूरी ज़िंदगी स्कूल की प्रिंसिपलशिप या वाइस प्रिंसिपलशिप या इवन टीचिंग भी करनी रही, नहीं। मैं कभी भी लोगों को कन्विंस नहीं कर सकूँ। ठीक है जी, आप जिसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल है, जिसकी कन्विंसिंग पावर है, आप उस बंदे को प्रोफेशनल को सामने उसका काम करने दें। हाँ जी। उसको सामने पड़ा अगर आपने जूनियर कैंपस खोलना है, तो किसी मॉन्टेसरी ट्रेन्ड प्रिंसिपल को रखें, जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, आपकी ब्रांच फ़ौरन चल जाएगी। अच्छा, आपने हाई स्कूल खोलना है, तो किसी मेल को रखें, जिसका पास्ट एक्सपीरियंस हो, बोर्ड की क्लासेस को उसने मैनेज किया हो, लड़कों को कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें आपका चल जाएगा। हमेशा ब्रांच वहाँ खोलें जहाँ पे पहले स्कूल हैं, उनको विज़िट करें, उनके पॉजिटिव, नेगेटिव पॉइंट्स लिखें और फिर उन नेगेटिव पॉइंट को कैश कराएँ। लेकिन कभी भी किसी के बारे में बुरी बात नहीं सोचनी, ना नियत करनी है। आपके 30 बच्चे उस स्कूल से आने होंगे, 30 क्या, याद रखिएगा कभी-कभी ऐसा भी होता है जी कि वो स्कूल खुलता है और सामने वाला स्कूल खाली हो जाता है, लेकिन वो आपने उसका रिस्क छीना नहीं है। असल में जो आपके पास है वो आपने आपका नसीब क्वालिटी था। दी है। हाँ, आपने क्वालिटी दी, आपका नसीब था जो उसके पास था वो अब आपके पास आ गए। ठीक है जी? तो इन बातों को सबसे सामने रखना होता है, फिर आपका स्कूल चल जाता है। प्राइवेट स्कूल वाले जो है ना स्कूल भी बना लिया, बच्चे भी आ गए, अब उनको बड़ी एक मुश्किल होती है। वो मुश्किल होती है वालिदैन से फीस लेना। इसका कोई गुर बता दे, सारे जो हैं वो स्कूल्स वाले देख रहे हैं कि वो कैसे फीस कलेक्शन करें, कैसे वालिदैन से जो है वो फीस निकालेंगे तो उनका ब्रेक इवन या प्रॉफिट जो आप बात कर रहे हैं, वो होगा। जब तक फीस नहीं आएगी, उसको कैसे हैंडल करना है? अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें ना कुछ जो स्कूल्स होते हैं वो ज़्यादती भी करते हैं। अभी लास्ट टाइम मैं तकरीबन 3-4 दिन पहले सोशल मीडिया पे देख रहा था, एक बहुत बड़ा स्कूल है, पिंडी का बहुत बड़ा स्कूल है।
मैट्रिक के बच्चे जो हैं ना उनका मार्च में और मार्च के एंड पे और अप्रैल के पहले फील्ड में पहले जो वीक होता है उसमें एग्जाम हो जाएगा और वो फ्री हो जाएंगे, ठीक है, वो चले जाएंगे। सही। अब इखलाकी तौर पर एथिकली तो स्कूल वाले फीस नहीं ले सकते, मार्च की ले सकते हैं ज़ाहिर, उसके बाद नहीं ले सकते। लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ था जी, मार्च और अप्रैल की और मई और जून की जो फीस थी एक ही वाउचर में डाली हुई थी। अब एक बच्चा जो अप्रैल मई जून में वो पढ़ ही नहीं रहा, वो तो मैट्रिक करके कॉलेज में चला जाएगा, तो उसकी वो फीस पहले ले रहे हैं, ठीक हो गया जी। तो अब होता ये है कि हम अक्सर लोगों को समझाते हैं कि हमने ना एक फ़ीस रखी होती है कि आपने 10 तारीख तक जमा कराना है, तो अब 11 हो जाती है, लोग नहीं देते, तो लोग हमारे पास आ जाते हैं, उस पे फ़ाइन लिखा होता है, किसी ने 100 लिखा होता है, किसी ने 300, किसी ने 5, किसी ने 1000 लिखा होता है। तो लोग आते हैं जी और हम कहते हैं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं फ़ाइन लिया, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि लोग कहते हैं जी कौन सा जुर्माना, तो हम उनको एग्जांपल देते हैं, देखिए आप बिजली का बिल है, ठीक है जी, आप गैस का बिल है, 200 रुपए गैस का बिल है, 100 रुपए उस पे जुर्माना लगा हुआ है। आप 10 तारीख आखिरी थी, 11 को जाएंगे, आपको फ़ाइन देंगे? जी बिल्कुल देंगे। बिल्कुल देंगे। अच्छा, बिजली पे भी देंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल देंगे। देंगे। तो भाई हमें भी देना। देखें, मैं फ़ाइन और इस चीज़ों के हक़ में नहीं होता, लेकिन कोशिश ये है कि वो पहले ले लें। हाँ, अगर आपको पेरेंट्स बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, तो आप जो ऐसे हैबिचुअल लोग हैं, जो आपको कंटीन्यूअसली तंग करते हैं, उनको फ़ाइन दें। और यकीन करें, अगर कोई बंदा 6000 फ़ीस दे रहा है ना, आप उसको 300 फ़ाइन देंगे ना, वो 300 उसको अगले 3 सालों में नहीं भूलेगा। वो अमाउंट उसको बहुत बड़ी लगी। हमारी साइकी है ना, लेकिन वो 6000 ज़ाहिर है उसके लिए कुछ नहीं है। क्योंकि वो हर मंथ जो है वो फीस दे रहा है, तो आप उनको फाइन ठोकें। इस तरह के लोग आप 5%, 10%, 15% होते हैं। 85% जो लोग होते हैं ना, उनको पता होता है भाई हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम फीस देंगे तो रेंट भी जाएगा, बिल भी जाएगा, टीचर की सैलरीज भी जाएंगी, तो वो दे देते हैं, कोई इशू नहीं होता। लेकिन जो इस तरह के लोग होते हैं उनको इस तरह मैनेज या हैंडल करना चाहिए। इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया के लोगों ने पैसे जैसे कमा लिए हैं, क्रिप्टो से कमाए हैं या फिर ऑनलाइन काम से, ई कॉमर्स से, बहरहाल पैसे उनके पास आ गए। अब वो कहते हैं भाईजान ये पढ़ाई शढ़ाई में कुछ नहीं रखा, ये जो ट्रेडिशनल एक पढ़ाई है ना मैट्रिक तक फिर एफएससी तक, ये नहीं आपने करनी, आप जो है हुनर सीखें, स्किल सीखें और पैसे कमाएं। क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए सर, ये बात तो ठीक है, आपको वक़्त के साथ फ़ील्ड्स चेंज कर लेनी चाहिए। लेकिन यार ये बात बिल्कुल गलत है कि हम कहें जी स्कूल बंद कर दें, ठीक है? जैसे एक भाई कहते हैं जी मेरे बस में हो तो मैं यूनिवर्सिटीज़ वालों को आग लगा दूँ, मैं यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दूँ। भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है जी? पूरी दुनिया में रिसर्च होती है। जी। क्या अमेरिका आगे गया है तो क्रिप्टो की वजह से गया है, फ्रीलांसिंग की वजह से गया है। चाइना आगे जा रहा है, आपका जो है इंडिया पड़ोसी मुल्क आगे जा रहा है, तो वो इस वजह से जा रहा है। भाई वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ भरी पड़ी हैं, हमारे तो यूनिवर्सिटी जाने की रेशियो कुछ नहीं है जी। पाकिस्तान में आप देख लें 0.5% भी स्टूडेंट नहीं है जो एफएससी करने के बाद आगे यूनिवर्सिटी जाते हैं। वो किधर जाते हैं जी? वो सारे के सारे जो हैं बेचारे मजदूर और इधर चले जाते हैं। तो बेसिक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, आप क्रिप्टो में भी करवाना चाहते हैं, आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, अमेज़न करना चाहते हैं, ईबे करना चाहते हैं, आप डाटा जिधर भी जाना चाहते हैं, लेकिन बेसिक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। बिज़नेस करना चाहिए जी, लेकिन आप देखें हम असल में पता है क्या करते हैं? हमारे सामने ना 2-4 एग्ज़ाम्पल आ जाती हैं। यार वो देखो ना, वो अंगूठा छाप है, उसने 5 वो छठी में स्कूल से दौड़ गया था और देखो उसके पास कितना पैसा है। और भाई ये तो देखो ना, बाकी जो पूरा पाकिस्तान छठी से दौड़ा है, तो वो क्या कर रहा है? वो उसने रेहड़ी लगाई है ये बेचारे ने, वो खाकरोब है, सफाई कर रहा है, किसी गेटकीपर में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा है। हम एक एग्ज़ाम्पल को कोट करके पूरी कौम को कहते हैं जी छोड़ दो भाई पढ़ाई, पढ़ाई में कुछ नहीं रखा। भाई बेसिक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और कई लोग कहेंगे जी बेसिक एजुकेशन क्या है? देखें, मेरे ख्याल में मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ताकि आपको नाव हो और आपको सेंस हो बिज़नेस कैसे करना है, हलाल तरीके से कैसे करना है, लोगों को कैसे मैनेज करना है। नहीं तो अगर ये वाली जो आप सोच का है, तो ठीक है, फिर बच्चे को 5वीं क्लास पढ़ाएँ जी और 5वीं क्लास के बाद कहें जी बेटा चल उधर छलियों की रेहड़ी रोल लगा दें दे, उसको, हाँ रोल जी, दें। या कहीं सूप की दुकान खोल ले ताकि हमें पैसा कमा के दे। ठीक है जी, तो ऐसे कौमें ऐसे नहीं बनती, ज़ाहिर है। लैब अटेंडेंट से एक स्कूल ऑनर तक का सफ़र आपने किया। इस सफ़र में मुश्किलात भी आई होंगी, बाज़ औक़ात आप वो भी टाइम आया होगा कि आपने कहा होगा यार किन लांजों में पड़ गया हूँ या मैंने ये पढ़ा हुआ है, ये क्या कर रहा हूँ। बहुत से लोग हैं जी कहते हैं पाकिस्तान में कोई काम वाम का स्कोप नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, करते कुछ नहीं है। मतलब अगर किसी को कहो कि यार लैब अटेंडेंट का काम कर लो, तो उसने कोई एफएससी भी की होगी तो वो कहेगा मैं तो साइंस से 12 पढ़ी हुई हैं, तो मैं नहीं करता। तो कौन-सा ऐसा हार्ड टाइम था? क्या मुश्किलें हुई? क्या आसानी आई इस पूरे जर्नी में? अच्छा, ये देखें, ये हमारा अलमिया है। जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम कहते हैं यार हम यूनिवर्सिटी से निकलेंगे ना, तो 3 लाख की नौकरी मुझे मिल जाएगी। ख्वाब ही ऐसे देखने होते हैं।
या 1 लाख की हमें मिल जाएगी, भाई ऐसा नहीं होता। आपके पास जो मर्जी डिग्री हो यकदम, अब डॉक्टर है, देखें पाकिस्तान की जो क्रीम होती है वो डॉक्टर बनती है बिल्कुल इंडिया है। से। इस डॉक्टर की कितनी डॉक्टर सैलरी है? 17 ग्रेड का अगर जो गवर्नमेंट की लग जाती है तो जी, उसको 1 लाख रुपए मिलेगा। वो भी लकी है जिसकी लत। जी जी, 1 लाख रुपए मिलेगा या 1,10,000 मिलेगा। और प्राइवेट वाले तो 40-50 हज़ार देते हैं। ठीक अच्छा, हो गया जी, हाँ जी, 40-50 हज़ार से ज्यादा नहीं देते। आप मुझे पिंडी इस्लामाबाद में, लाहौर में कोई भी डॉक्टर दिखा दें जो 40 साल से नीचे है और उसका बड़ा नाम हो, कोई भी नहीं है ना। तो देखिए ये हमारी ये क्रीम होती है। हम्म, ठीक हो गया। अब होता ये है, मैंने जब लैब अटेंडेंट की जॉब स्टार्ट की थी तो मैं क्या कर रहा था, मैं 3rd सेमेस्टर का एमएससी का स्टूडेंट था। हम्म, ठीक है जी, हम्म। मुझे कोई शर्म नहीं है जी, बताते ही मैं हर जगह भी बताता हूँ कि मैं जाके लगाता था, क्या पोछा काम लगाता था। होते हैं लैब अटेंडेंट सर में, काम लैब क्या? अटेंडेंट मैं आपको बताता हूँ, टूटी से आपने वो सारे केमिकल साफ करने होते हैं। जी ठीक ठीक। है जी, फ्लास साफ करनी होती है, हाँ, आपने जो वो ऊपर स्लैब होती है उसको कपड़ा लगाना होता है। सही है। मतलब वो हर वो काम जो बावर्ची करता है वो लैब अटेंडेंट को करना होता है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी उसमें हम्म, शर्म महसूस नहीं हुई। ठीक है जी। और देखिए उसी लैब अटेंडेंट से, जिस इंस्टीट्यूट का मैं लैब अटेंडेंट था, आज आपके सामने में बैठा हूँ, मैं उसका डायरेक्टर फ्रेंचाइजीज हूँ। हम्म, 17 ब्रांचेज हैं जी, हम्म, हज़ारों स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, एकेडमीज हैं, कॉलेज हैं, स्कूल हैं। तो कितने 15 साल गुजरे, मैं जो डायरेक्टर बना वो तो 8 साल के बाद बन गया। मतलब लैब अटेंडेंट से डायरेक्टर का जो सफ़र है मैंने 8 सालों में तय कर लिया। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, देखें, वमा मिन दाबतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जो रिस्क होता है ना वो अल्लाह ने आपके नसीब में लिख दी है। इस कायनात में जितनी भी चीज़ें, हम्म। उनका रिस्क अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे ले लिया है। अब वो आपके पीछे पीछे भागेगा जी और आप आगे आगे होंगे। एक काम, एक चीज़ जो आपने पूरी ज़िंदगी करनी है वो ये है कि ईमानदारी से काम करना। मैं कहता हूँ कि अगर किसी ऑफ़िस में आप काम कर रहे हैं, किसी स्कूल में, ऑर्गेनाइज़ेशन में, एनजीओ में, उसको अपना ऑफ़िस समझना है। वहाँ के लोगों को, कलीग्स को अपनी फ़ैमिली का मेंबर समझना है। अपना काम ये नहीं करना है भाई घड़ी पे टाइम देखना है जी। 4 बजे ऑफ होना है जी, यार 3:30 हो गए, 30 मिनट रह गए, अब 25 मिनट रह गए, 20 मिनट, ये काम नहीं करना। आपको ऐसा लगना चाहिए कि 4 बज जाएँ और आप कहें अभी तो मेरा काम रहता है, आप 5 बजे उठ के जाएँ। सारे लोग, मैंने जब लैब अटेंडेंट किया तब भी ईमानदारी से, जब मैंने लेक्चरशिप की तब भी, मेरे स्टूडेंट भी देखेंगे जी इस इंटरव्यूज़ को। हिस्ट्री है जी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़िंदगी में कभी लेट ही नहीं हुआ। हम्म, मतलब स्टूडेंट लेट हो जाते हैं, मैं क्लास में एग्ज़ैक्ट टाइम पे जाता हूँ। और एक और मज़े की बात आपको बताता हूँ, मेरी शादी हुई थी जी 14 जुलाई, ठीक है? और 2012 के अंदर, मेरी जुमे को मेहंदी थी, हफ्ते को बारात थी और इतवार को वलीमा था। बिल्कुल है। तो मैंने कितनी छुट्टियाँ की होंगी? आप बताएँ, मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी 10 से सैलरी। कर ली होंगी जी, अच्छा, 10। मैं आपको बताऊँ, मैं जुमे को मेहंदी थी, मेरी 4 से 8 अकेडमी होती थी, मैं 4 से 8 पढ़ा के आया। हम्म, ठीक है जी, जो भी ढोलकी-शोलकी बज रही थी मैंने उधर पार्टिसिपेट किया। अच्छा, उसके बाद हफ्ता इतवार, क्योंकि मैं फेडरल में पढ़ाता हूँ तो हफ्ता इतवार छुट्टी होती है, तो हमारी हफ्ता इतवार छुट्टी थी जी। हफ्ते को मैंने बारात भुगताई और इतवार को, संडे को मैंने वलीमा भुगताया। मंडे को मैं दोबारा सुबह स्कूल था। ठीक हो गई थी, मैं स्कूल में बैठा हुआ था, मैंने एक छुट्टी नहीं की। ठीक है जी, मेरे पहले 10 सालों में 8 छुट्टियाँ थी, किसी भी सिस्टम के अंदर, सारे सिस्टम को मिला के। तो भाई इस तरह काम करते हैं, ज़िंदगी में आप आगे जाते हैं। अब अगर आपके पास पैसा है जी, आप डायरेक्ट बिज़नेस स्टार्ट करें, और अगर पैसा नहीं है, जॉब करें, जोड़ें, सेविंग करें और छोटे से छोटे कारोबार से स्टार्ट लें। आप देखिएगा अल्लाह ताला कैसे बरकत डालता है जी और आपकी ज़िंदगी कैसे चेंज होती है। प्राइवेट स्कूल जो है फेल कैसे होते हैं? मैंने देखा है बहुत रेशो है। हर गली में स्कूल खुलता है, कोई ना कोई बस उसको लगता है कि मैं स्कूल बना लूँगा, तो वो लेकिन फेल हो जाता है थोड़े ही टाइम के बाद। कोई दे 3-4 रीज़न्स जो लोग देख रहे हैं उनको बता दें, वो जो स्कूल्स वाले हैं, वो ये काम ना करें, ये 3-4 काम ना करें, वो कभी फेल नहीं होंगे। देखिए, सबसे पहले तो जब स्कूल फेलियर की रीज़न होती है ना, वो साइट सिलेक्शन है। हुँ, आप ऐसी जगह सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पे बहुत रश है, पार्किंग का इशू होता है, या जहाँ पे हम कहते हैं फीडिंग एरिया। हुँ, जो फीडिंग एरिया होता है ना वो आपको बड़ा मैटर करता है। आप किसी ऐसी सोसाइटी में स्कूल खोल लेते हैं जहाँ पे टोटल 200 घर हैं जी, और सारे कनाल-कनाल के हैं। हुँ, ठीक है जी, वहाँ पे बाबा जी रह रही हैं, अम्मा जी रह रही हैं और बच्चे सारे बाहर हैं। भाई उधर कौन पढ़ने आएगा आपसे? सही। ठीक है? वो तो आपने उसमें लगे हुए हैं, आपके पास पढ़ने के लिए कोई नहीं आएगा। पॉपुलेटेड एरिया में, क्राउडेड एरिया के अंदर हमेशा स्कूल खोलना चाहिए। आप नहीं खोलेंगे, स्कूल के फेल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। दूसरी रीज़न, जिस एरिया में आप स्कूल खोल रहे हैं ना, तो वहाँ पे लोगों का देख लें कि उनका स्टेटस क्या है, हुँ, वो कितनी फ़ीस अफ़ोर्ड कर सकते हैं। आप याद रखिएगा, अगर उस एरिया में स्कूल खोल रहे हैं जहाँ पे लोग 2000 2500 से ऊपर अफ़ोर्ड नहीं कर सकते और आप 6000 फ़ीस लगते हैं, आपका स्कूल फेल हो जाएगा। हुँ, और एक और मज़े की बात बताता हूँ, आप वहाँ पे स्कूल खोलते हैं जहाँ पे लोग 30,000
फीस अफोर्ड कर सकता है, सही और आप 8,000 का स्कूल खोल लेते हैं। आप आतम ताई की औलाद लगते हैं, आप हाँ, कहते हैं हाँ, मैं तो 8,000 लूंगा। हाँ, वो 30,000 वाला कहेगा यार 8,000 ये सही नहीं है। ये सही नहीं, ये लगता है कोई दो नंबर ही है। हाँ। समझ आ गई ना? तो आपका स्कूल वहां पे भी फेल हो जाएगा। अच्छा, तीसरी बात जो फेलियर का होता है, हमेशा जो है ना कोशिश करें, मैंने आपको पहले भी बताया है कि वहां स्कूल खोलें जहाँ पे ऑलरेडी स्कूल चल रहे हैं। ठीक है जी, नहीं तो आपका स्कूल फेल हो जाए। क्यों? देखिए, एक पेरेंट आता है ना, विजिट करता है, वो पहले एक को विजिट करेगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। जिसने सेटिस्फाई कर लिया ना, वो हो सकता है माइंड पहले वाला का बना के आया हो, तीसरे वाले ने उसको ऐसी फिल्म डाली हो, कहानी डाली हो, स्टोरी डाली हो, वो तीसरे जो नंबर पे स्कूल है वहां पे एडमिशन करा के चला जाए। ठीक हो गया जी? अच्छा, उसके अलावा आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है ना, वो बहुत मैटर करती है। कमिंग सून, फलां आ रहा है, फलां आ रहा है, ये आपने देखा होगा जितनी भी कंपनीज होती हैं वो एंड पे खोलती हैं जी, फलां आ रहा है, फलां आ रहा है। अच्छा, मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, अहमदाबादी बर्फी ज़ाहिर है अब एक ब्रांड बन चुकी है जी। अच्छा, 2023 से पहले इसको कोई जानता भी नहीं था। सही। ठीक है जी, इन्होंने क्या प्लान किया, इन्होंने, हम रावलपिंडी में रहते हैं, इन्होंने प्लान किया जी हम ब्रांचेस खोल रहे हैं जी, 7 8 10 जितने भी। इन्होंने हर जगह पे बैनर लगा दिए, ये आ रहा है जी, वो आ रहा है, वो आ रहा है। तो बड़ी यार लोग बड़े तजस्सुस में थे जी, कौन आ रहा है। तो बहरहाल जी एंड पे वो अहमदाबादी बर्फी आ गई, और आप देखें अब उनकी कोई क्लास नहीं, कोई मैच ही नहीं है। तो एडवर्टाइजमेंट जो होता है ना, वो रीढ़ की हड्डी का रोल प्ले करता है, बैकबोन का रोल प्ले करता है। तो एडवर्टाइजमेंट जो है ना, वो आपकी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, नहीं तो आपका स्कूल जो है वो फेल हो जाएगा। और उसके बाद है जी टाइमिंग। टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। देखें, पाकिस्तान में इस वक्त जो सेशन स्टार्ट होते हैं जी, वो नॉर्मली मार्च में या अप्रैल में होते हैं, या अगस्त में होते हैं। अगस्त में स्टार्ट होने वाले 10 to 15% है, मोस्टली जो है वो मार्च में स्टार्ट होते हैं। तो बेस्ट स्कूल की टाइमिंग क्या है जी? आप दिसंबर में बिल्डिंग वगैरह ये चीज़ें ले लें, दिसंबर जनवरी आप लोगों की ब्रेन वॉशिंग करें, आप उनको एडवर्टाइज करें, बताएं कि हम आ गए हैं। लोग आपके पास जनवरी में, क्योंकि फरवरी में बच्चों के पेपर होते हैं जी, जनवरी में जिन लोगों ने स्कूल चेंज करना होता है, पेरेंट्स ने, वो डिसाइड कर लेते हैं, आपके पास आने लग जाएंगे। आप मार्च में क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ये 3 महीने पहले आपको लगेगा तो सही हम रेंट पे कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें, लेकिन वो इतनी चीज़ें नहीं होती। ज़ाहिर है टीचर को तो सैलरी आपने उस वक्त देनी है ना जब क्लास स्टार्ट होंगी। तो उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो टाइम होता है। तो टाइम मेरे ख्याल में दिसंबर नवंबर के एंड पे ये सेलेक्ट करना चाहिए। आपको दिसंबर में या जनवरी के फर्स्ट वीक में स्कूल में बैठ करना चाहिए, और उससे पहले एडवर्टाइजमेंट जो है वो करनी चाहिए, हर तरह से एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए। मोस्टली स्कूल्स वाले जब स्कूल शुरू करते हैं, मैं भी जिस स्कूल में पढ़ा था या और भी काफ़ी स्कूल मैंने देखे हैं, बचपन में भी हमने देखे, अभी भी देखते रहते हैं, वो ना क्लासेस रख लेते हैं एफएससी तक। मतलब एफएससी तक 12 क्लासें होंगी जनाब। अब हर क्लास में 3-3 4-4 बच्चे होते हैं। क्या सजेस्ट करते हैं जब कोई प्राइवेट स्कूल बनाता है तो उसे स्टेप वाइज चलना चाहिए, पहले कोई प्री कैंपस, फिर जूनियर, फिर सीनियर, फिर 12वीं, या एक साथ ही 1 to 12 जो है क्लासेस अनाउंस हो जानी? अच्छा, देखिए, ये भी एक बड़ी साइंस है, लोग बताते नहीं है। मैं आपको बताऊं कि अगर मैं अब नई ब्रांच खोलना चाहूंगा ना, तो मैं स्टार्ट करूंगा प्ले ग्रुप, यानी कि मोंटेसरी टू क्लास 7। क्यों? सही। यहाँ पे टीचर, मतलब जो मोंटेसरी 1 पढ़ाएगा वही 7 पढ़ाएगा, वही 6 पढ़ाएगा, एक ही तरह के टीचर। अब अगर जो 8th 9th 10th होता है ना, वो ग्रेजुअली आपको नेक्स्ट ईयर फिर इस तरह करना चाहिए, अगले साल 8th कर लें, फिर 9th और फिर 10th कर लें। क्यों? 8th में होता है प्री 9th, मतलब आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इनके लिए इंग्लिश अलग टीचर रखने पड़ते हैं। ये पहले साल रिस्क नहीं लेना चाहिए, आपको एक पूरी क्लास अलग रखनी पड़ेगी टीचर्स की, और उनकी एजुकेशन डिफरेंट होगी, उनका सैलरी पैकेज डिफरेंट होगा। फिर स्टार्ट में मसले मसाइल भी आते हैं। तो मैं कहता हूँ 7 तक क्लास जो स्कूल शुरू करें, और फिर ग्रेजुअली फिर 8th 9th और 10th करें। ठीक हो गया? कॉलेज में तो कभी भी नहीं जाना चाहिए, और अगर आप कॉलेज में जाते हैं तो फिर आपको मोंटेसरी नहीं शुरू करना चाहिए, फिर आपको 8 9 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ये 5 क्लासेस के साथ जो है वो कॉलेज शुरू करना चाहिए। क्यों? देखिए, एक प्ले ग्रुप का बच्चा है, वो कभी इधर रोने की आवाज़ आ रही है, कभी उधर उसका डायपर चेंज हो रहा है, कभी आया जी आ रही है, वो एफएससी के बच्चे के साथ पढ़ाएंगे, वो कभी भी एडजस्ट नहीं होगा। ठीक है? उनका ब्रेक डाउन जो टाइमिंग है वो डिफरेंट होगी। अच्छा, उनकी ब्रेक टाइमिंग डिफरेंट होगी, उनके रूम की डेकोरेशन जो है, जो एफएससी या 9 10th की है, वो डिफरेंट होती है, मोंटेसरी की डिफरेंट होती है। आपने कारपेट बिछाना है, आपने टॉयज रखने हैं, आपने एलईडी लगाना है। बड़े बच्चों के लिए ये नहीं चीज़ें चाहिए होती। तो आप जो है वो प्ले से 7 स्टार्ट करें, फिर ग्रेजुअली आगे जाएँ। अच्छा, एक और बात, लोग अक्सर पूछते हैं कि प्रॉफिट किस में होता है? देखिए, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस स्कूल में होता है? उस स्कूल में होता है जो स्कूल 6 टू 10th होता है, मैट्रिक तक होता है। उसमें कैसे? आपका एक रूम है, मोंटेसरी में आप एक क्लास में कितने बच्चे बिठा सकते हैं? 15 16 17।
20 कर लो। ठीक है। आप जो 9th 10th 8th है ना, आप क्लास में 40 बच्चे बिठा लो, 35। आपकी बिल्डिंग में 10 रूम है, लेट्स सपोज बिल्डिंग का किराया है 1 लाख, हर रूम आपको कितना पड़ रहा है जी? 10,000 का। जी। अच्छा, मोंटेसरी के बच्चे आप 15 से ज़्यादा बिठा नहीं सकते। उसी बिल्डिंग के अंदर आप 8वीं के बच्चे 40 बिठा रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि आप 15 वाला जो रूम है जिसमें क्लास है, वो आपको ज़्यादा पैसे कमा के देगा या 40? 40 20 40 वाला। 40 तो आपको 6 7 8 पे आप 30 35 40 बच्चे बचा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट होता है ना किसी भी स्कूल में, वो याद रखिएगा इन क्लासेस में होता है, छोटी क्लासेस में प्रॉफिट। ये आपने बड़ी गुरु की बात बता अच्छा, दी है। अच्छा मैं एक और बताऊं, बड़ी टेक्निकल पैसा बात। पैसा छाप लेना है लोग। हाँ, अच्छा मैं आपको एक बड़ी टेक्निकल बात बताऊं। लोग कहते हैं नहीं जी छोटे बच्चों का वो बड़ा प्रॉफिट होता है जी, उनमें एक ही टीचर होती है। भाई बड़ी क्लासों में भी एक ही टीचर होता है। कैसे? 60 टीचर पढ़ा रहे हैं ना। अब जरा गौर सुनिएगा इस पॉइंट को। देखिए, लेट्स सपोज आपने एक टीचर रखी है 25,000 रुपये या 30,000 रुपये, सही है। वो आपकी मैनेज कर रही है उन 15-20 बच्चों को। ठीक हो गया जी? ठीक है। कितनी क्लासें होती हैं जी? 6 या 7 क्लासेस होती हैं। ठीक हो गया? अच्छा, बड़ी क्लासेस में आप एक टीचर रखते हैं फिजिक्स का, फिजिक्स का टीचर रखते हैं, वो कितनी क्लासें पढ़ाएगा जी? कम से कम 5 पढ़ाएगा। हाँ जी। वो कितनी पढ़ा रहा है जी? 7। तो आपको वो उतनी सैलरी में वो वाला भी टीचर मिल जाएगा। आपको सिर्फ नुकसान हो रहा है 2 पीरियड्स का। ठीक है जी? अब ये बात आप अलहदा से पेज पे लिखेंगे ना, कैलकुलेट करेंगे ना, ये जो मैंने अभी बात की है, ये उन लोगों को समझ आएगी जो बड़े टेक्निकल हैं जो या काम वो कर रहे हैं। जो काम कर रहे हैं। ठीक है जी? वैसे ये समझ नहीं आएगी। तो ये नहीं होता कि वो एक ही टीचर है और उधर 60 टीचर हैं। भाई वो 60 टीचर है ना, तो वो सारे एक ही क्लास में नहीं पढ़ा रहे, वो 10 क्लासेस को मैनेज कर रहे होंगे। तो हर एक के हिस्से में कितनी क्लासेस आ रही हैं जी? 5 आ रही हैं। समझ आ रही है ना? तो ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। ये आप कारोबार जब ये शुरू करेंगे जी, तो आप लिख के देखिएगा, तो फिर आपको ये समझ आएगी चीज़। हर प्राइवेट स्कूल का ना एक सपना, एक ख्वाब होता है। कहते हैं भाईजान स्कूल चला रहा हूँ, एकेडमी भी बनाऊंगा, सुबह पैसे कमा रहा हूँ, शाम को भी पैसे कमाऊंगा। लेकिन अक्सर जो बंदे हैं ना वो ये इसमें फेल हो जाते हैं। आप ये बताएं कि क्या स्कूल और एकेडमी दो अलग अलग बिजनेस हैं, या एक बंदा जो ये कारोबार कर रहा है वो दूसरा बिजनेस कर सकता है? देखिए सर, अगर आप स्कूल चला रहे हैं ना और उसी बिल्डिंग में उन्हीं बच्चों को जो स्कूल है, एकेडमी पढ़ा रहे हैं, हाँ। आपसे बड़ा 2 नंबर बंदा ही ठीक है जी? वो कैसे? भाई मुझे ये बताओ, जो बच्चा 8 बजे आपके पास आता है, 2 बजे आता है, आप 6 घंटे में उसे कोई नहीं डिलीवर कर सकते, और आप कहते हैं जी 4 से लेकर 6 बजे तक 2 घंटे मेरे पास आओ। जो सुबह 6 घंटे में नहीं समझा सका, वो 2 घंटे। नंबर और एड्रेस मैं इस बंदे का दे दूंगा, ये सारे प्राइवेट स्कूल वाले जिनकी जो है नौकरी पे लात मार रहा है ये बंदा, सारे आ जाए जी इनके पास। देखिए, सारे स्कूल ऐसे कर रहे नहीं, हैं नहीं, सारे। आप देखिए सर, मैं बैठा हूँ ना, आपकी वीडियो के भी नीचे लोग कमेंट भी करेंगे। हम अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे जो होते हैं, हम कहते हैं कि आपने एकेडमी नहीं पढ़नी। सर, हमारी एकेडमी में कोई अपना बच्चा आ जाए ना, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारी एक बिल्डिंग में सुबह बच्चा पढ़ रहा है 1000, उसी में शाम को एकेडमी है। उन 1000 में से कितना बच्चा आ रहा होगा? वो असूलन जैसे जो निजाम चल रहा है 800 बच्चा तो आना चाहिए। सर 10 बच्चे अगर उनमें से आ रहे हो ना, 10 बच्चे, सर मुझे पकड़ लीजिएगा और मुझे वीडियो दोबारा बना के हर बंदे के सामने धोइएगा, 10 बच्चे भी नहीं आ रहे। मतलब आप सुबह में ही अच्छा पढ़ा देते हैं। हाँ, नहीं, मैं कहता हूँ कि जो बंदा सुबह नहीं पढ़ा सकता ना स्कूल वाला, वो शाम को भी नहीं पढ़ा सकता। ये शाम को ना, मैं आजकल आपको पता है कि 2025 की जो ममाज हैं वो करती क्या हैं? वो कहती हैं जी कि बच्चा 8 से 2 बजे तक भी मेरी नज़रों से दूर है, घर आके शोर 2 करेगा। घंटे और स्कूल पे। अच्छा, उसके बाद आए, खाना खाए। अच्छा, खाना खाने के बाद क्या करे? कपड़े-शपड़े, फिर 3:30 4 बजे उसको हो जाए, फिर मगरिब आ जाए, इतना थका हुआ सो जाए। हाँ। माँ कहती है कि बच्चे हमारे सर से बस टले रहें। ठीक हो गया जी? हाँ, अगर आपका एक्सपेंस ज़्यादा है, आप स्कूल चला रहे हैं, मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट वे ये है कि आप अपनी बिल्डिंग शाम को किसी को रेंट आउट कर दें। मतलब एकेडमी चला रहे हैं, कंप्यूटर कोर्सेज करा ले, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, 100 चीज़ें होती हैं। ठीक हो गया? अमेजोन सिखा ले, ईबे सिखा ले, या आप जो है वो किसी एकेडमी वाले का जो वहाँ पे ट्यूशन सेंटर वगैरह बना ले, ताकि आपका जो रेंट है वो 50-50 हो जाएगा। ये आपको फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप सुबह स्कूल चला रहे हैं और शाम को एकेडमी चला रहे हैं और उन्हीं बच्चों को सुबह पढ़ रहे हैं शाम को, सर इससे बड़ी तो मेरे ख्याल में बददियानती और ज़्यादती वाली बात नहीं होगी। ठीक है जी? और मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं कहता हूँ 5 दिन पढ़ाना चाहिए, हफ्ता इतवार छुट्टी करना चाहिए। लोग कहते हैं जी क्यों? मैं कहता हूँ कि अगर मैं 5 दिन ही सही पढ़ा सकता ना, तो मैं छठे दिन भी नहीं पढ़ा। ये गोरे ने निज़ाम ऐसा नहीं बनाया था, हफ्ता इतवार उसने ऑफ किया। स्कूलों में 0 पीरियड शुरू हो गए हैं, बच्चे सुबह धुंध में अच्छा। 6 बजे जा रहे हैं। और हम समझते हैं कि शायद जो बच्चा हफ्ते को पढ़ेगा ना,
और इतवार को भी पढ़ेगा वो बड़े आगे चले जाएगा। देखिए सर, हर बच्चे का अपना मेंटल कैलिबर होता है। जो बच्चा मंडे से लेकर फ्राइडे तक डिलीवर नहीं कर पाता ना, वो सैटरडे संडे क्या उसको ईद वाले दिन भी बुला लें, वो कभी भी डिलीवर नहीं कर पाता। बच्चे को मेंटली रिलैक्स रखें, 2 दिन छुट्टी दें और 5 दिन पढ़ाएं बच्चे को, और बच्चे को बर्डनाइज ना करें, तो बच्चे जो हैं वो आगे जाएंगे, आपका भी फायदा होगा और आपका भी जो कारोबार है वो ग्रो करेगा। प्राइवेट स्कूल्स में जो टीचर होते हैं ना, वो तो ऐसे स्विच हो रहे होते हैं जैसे कुछ 8 घंटे वाली शिफ्ट है, एक आया दूसरा आया, अक्सर चले जाते हैं। इसमें किसकी गलती है, प्राइवेट स्कूल वालों की, टीचर्स की? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये हमारा अलमिया है, ये जो शिफ्ट होते हैं ना, मेरे ख्याल में इसमें 70% स्कूल वालों की गलती है अच्छा। और 30% जो है वो टीचर्स की गलती होती है। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, अब लेट्स सपोज मजबूरी समझ लें या कुछ भी समझ लें, हमारी जो फीस होती है ना, वो प्रॉफिट कितना होता है जी, 10%, 15 या 20%, मतलब जो भी ओवरऑल बिजनेस का रूल होता है कि आपको प्रॉफिट 10, 15, 20 होता है, इसमें भी इतना होता है। अब मैं लेट्स सपोज 30,000 सैलरी एक टीचर की बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं 50-60 उसको कभी भी नहीं दे सकता। ठीक हो गया जी। तो नॉर्मली जो सैलरीज होती है ना वो कम होती हैं, लेकिन सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जो 10,000 फीस ले रहा है ना और जो 30,000 ले रहा है, वो भी उतनी सैलरी दे रहा है जो 5,000 या 4,000 ले रहा है। तो उसको तो अच्छी देनी चाहिए ना। तो इस वजह से टीचर ज्यादा अरसा स्टे नहीं करते। ज़ाहिर है हर बंदे को ग्रो करने का हक है, अपना रिस्क बढ़ाने का हक है, तो वो चले जाते हैं, एक स्कूल में रहते हैं। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ बड़ी क्लियर करना चाहता हूँ, आप स्विच करें, आप आगे बढ़ें, ज़िंदगी में आगे बढ़ें, ग्रो करें। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना वो आपके अपने ही बच्चे हैं, वो आपके पास अमानत है। आप जब भी किसी स्कूल में स्टार्ट करते हैं ना, आप देख लें उसका सेशन कब स्टार्ट कितने होता है। साल हो गए आपको ग्लोबल में? मुझे सर 14 साल 2-3 महीने लगा लें, 28 मई 2010 से लेकर आज तक। तो सर ये करें कि आप जो है ना, सेशन के स्टार्ट में टीचिंग जब जॉइन करते हैं, तो जब सेशन वाइंड अप होता है तो उस वक्त छोड़ के जाएं। आप एक 9th क्लास का बच्चे आपसे फिजिक्स पढ़ रहा है और आप उनके पेपर हैं जी मार्च के अंदर, और आप नवंबर दिसंबर में छोड़ के चले जाते हैं सिर्फ 5,000 के पीछे है। याद रखिएगा ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। अगर आप वो छोड़ देंगे ना 5,000, यकीन करें अल्लाह ताला आपको 50,000 और कहीं से दे देगा। तो सेशन के एंड पे छोड़ना चाहिए अगर छोड़ना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैंने एक बड़ी बात नोट की है, इलामा इकबाल या कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उसका एमए, बीएड, डबल एमए, ट्रिपल एमए टीचर जो है, वो गाँव में या हमारे मोस्टली रूरल एरियाज़ में रख लिए जाते हैं जी, बड़ी क्वालिफ़ाइड टीचर है। बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो रहा होता है सही टिका के। इसमें भी प्राइवेट स्कूल वालों की गलती है जी, उनको कम पैसों में मिल जाती होगी। क्या म्यार होना चाहिए टीचर का? स्कूल वाले को किस टीचर को हायर करना चाहिए अगर वो ईमानदारी से काम करना चाहे? अच्छा, वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह जो है दर्जात बुलंद करे जी। हाँ, तो हाँ। हमारे तो लीडर थे, लेकिन अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी ने ना हमारी एजुकेशन सेक्टर का बेड़ा गर्क कर दिया। वो आपको मैं बताता हूँ ना कि आपने सुना भी होगा, वो एक अल्लामा इकबाल वाला बंदा था, वो उसने इंग्लिश किया हुआ था, मैं पढ़ा रहा था जी, HUGE, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ मतलब ह्यूज क्वांटिटी को ह्यूज क्वांटिटी ऑफ, ठीक है। तो वो फिर होता ये है, देखिए आप जब किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, स्कूल में, कॉलेज में कोई जाते भी हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी है जिसमें आप वहाँ पे बैठे आप जब फिजिकल क्लासेस लेते हैं ना, तो आपकी ग्रूमिंग होती है। हुँ। आप इतने ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है जी, आपकी ग्रूमिंग होती है, आप सीखते हैं, टीचर्स आपको पढ़ा रहे होते हैं। ऑनलाइन में ज़्यादा क्या होता है, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा ना होगा, नहीं, मेरे को असाइनमेंट्स तो हैं लिखा बस होता है जी, लिख हमसे 300 रुपए की उर्दू की असाइनमेंट बनाए, जनरल साइंस की बनाए, वो बना के इस तरह डिग्री तो आ जाती है, लेकिन वो टीचर ने, आप जब भी टीचर सिलेक्ट करें, उसकी सबसे पहले तो देखें कि वो कितना कमिटेड बंदा है। हुँ। टीचर को ना सबसे पहले ईमानदार होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। उसकी रीज़न क्या है? वो 30, 40, 50, 100, 200 बच्चों को पढ़ा रहा है। अगर वो खुद ही, खुदा ना ख़ास्ता मैं कह रहा हूँ, बददयानत है, वैसे टीचर नॉर्मली ऐसा नहीं होता, जी। तो वो आगे क्या सिखाएगा? तो आपको बंदे को जज करना चाहिए कि वो कैसा है। फिर उसके बाद ये देखना चाहिए कि उसने जो डिग्री ली है, ये ओरिजिनल डिग्री है, मतलब वो जैसे हमारे रिसानी साहब कहते थे ना, डिग्री डिग्री होती है, भावें असली हो नकली हो। तो ये डिग्री जो है ना, ओरिजिनल डिग्री है, ये देख लें। और आजकल कोई मुश्किल काम नहीं है जी, HEC वेरीफाई कर देता है। और फिर उसके बाद देखें, मैं तो नॉर्मली देखता हूँ कि जो फीमेल टीचर्स होती हैं, जो नॉर्मली मैरिड होती हैं, उनको, क्योंकि वो ज़ाहिर है एक सेटल्ड होती हैं, उनको जॉब की ज़रूरत होती है, वो बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझती हैं, एक लंबे अरसे तक स्टे करती हैं, तो नॉर्मली ऐसे लोगों को जो है वो प्रेफ़रेंस देनी चाहिए टीचर सेलेक्ट करने में। तो पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा है जी, उसके स्किल, उसका नॉलेज जो है वो कितना कमिटेड है, टाइम को कितना फ़ॉलो करता है। देखिए, आप बच्चे को कह रहे हैं जी ज़िंदगी में हमेशा टाइम को फ़ॉलो करना है, आपकी क्लास 8 बजे स्टार्ट हो रही है और आप 8:10 पे आ रहे हैं,
आप क्या क्या कौम जो है वो तामीर करेंगे, कौन सी नेशन जो है वो डेवलप करेंगे। तो आप खुद अगर टाइम के पाबंद होंगे तो आप ऐसी कौम बनाएंगे जो हमेशा टाइम की पाबंद होगी। तो इन सारे फैक्टर्स को सामने रखना चाहिए जब टीचर्स को सिलेक्ट करना हो। एक केस मेरे सामने आया था, बड़े अच्छी बच्ची, पढ़ने वाली, बड़े मार्क्स उसके, मतलब उसने, लेकिन वो एक सिस्टम में फँस गई जो आजकल एक सिस्टम बना हुआ है, एकेडमी सिस्टम। कुछ एकेडमी ज़ाहिर-सी बात है अच्छी हैं, चीज़ें डिलीवर कर रही हैं, कुछ एकेडमीज़ जो हैं वो डिलीवरी के नाम पे जो है वो लोगों को तबाह कर रही हैं। बच्चों का मुस्तकबिल होता है। चकवाल, मियांवाली, सरगोदा, खुशाब, लहिया, बखर, चिनियोट, ऐसी-ऐसी एकेडमीज़ बनी हुई हैं जो वालिदैन को ख्वाब दिखाती हैं कि आपके बच्चे को डॉक्टर बना देंगे, आप अगर हमारे सिस्टम में ले आते हैं। लेकिन एट द एंड क्या होता है कि रावलपिंडी के जो लोग हैं ज़्यादातर, या फिर लाहौर के ज़्यादातर बच्चे डॉक्टर्स बन जाते हैं, ज़्यादा सीट्स ले जाते हैं, बड़ी कम सीट्स रह जाती हैं उनकी। अब ये तो बड़ा प्रॉब्लम है उन सिटीज़ को, अब हर सिटी वाला बंदा अपने बच्चे को इधर नहीं पढ़ा सकता। तो क्या वालिदैन को क्या आप कहना चाहेंगे, ये एक फ्लाई मैसेज मैंने कहा ये हम दे दें कि वो कैसे अपने बच्चे को इस मकसद पर ला सकते हैं, ये पढ़ाना चाहते हैं? मुझे तो लगता है ये पूरे पॉडकास्ट में कोई यही क्वेश्चन था जो पूछने वाला था, और ज़ाहिर ये इससे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ये अखलाकी तौर पर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है जी, और इसका जवाब भी देना असल चाहिए। में देखिए हम वो कारोबारी बनने हैं ना, तो ये समाज वाला काम देखिए जो है कभी-कभी ना उसी हम साथ करते हैं, तो इसीलिए ये मैंने कर लिया। मैंने कहा डॉक्टर साहब आए हुए हैं, इस काम के एक्सपर्ट हैं, नेकी का काम कर लें। देखिए हमेशा ना जो मशवरा है ना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है वो अमानत होती है, और अमानत में ना कभी ख़यानत नहीं करना चाहिए। देखिए हमारा अलमिया है, अब जो इस वक़्त आपको पाकिस्तान में जो प्रोडक्ट नज़र आएगी, जो मतलब मामाज़ या बाबाज़ की फ़ॉर्म में हैं, वो 80s और 90s के हैं। मतलब उन्होंने 1980 में, 90 में, 95 में जो है वो ग्रेजुएशन या मास्टर की है, हुँ। और उस वक़्त ज़ाहिर है 2 ही फ़ील्ड्स होती थी। ज़ाहिर है हम भी प्राइमरी पढ़ रहे होते थे, एक डॉक्टर और एक इंजीनियर, जी। या कोई वकील बन जाता था, ठीक हो गया। देखिए सर अब दुनिया बहुत आगे वकील तो जो रह जाता था वो वकील बन जाता था। जी, जी। तो अब ये है यार वकील जो है ना वो मारेंगे। अच्छा अब ये है कि अब देखें ज़ाहिर है 2025 है, तो अब ट्रेंड चेंज हो चुके हैं। हुँ। पाकिस्तान में आपका तकरीबन हर साल 2 से 2,20,000 बच्चा जो है वो एमबीबीएस के लिए अप्लाई करता है। पब्लिक सेक्टर की जो सीट्स होती हैं हुँ। अक्रॉस द पाकिस्तान, उसमें सिलेक्ट कितना होता है जी, आप 8,000 बच्चा जो है वो सिलेक्ट होता है। हुँ। ये कितने परसेंट बनता है? ये 3.5% बनता है। मैं तो पढ़ रहा था कि डेटा साइंस वाले डॉक्टर से 10 टाइम ज़्यादा सैलरीज़ ले नहीं, नहीं, ये कुछ भी नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए 3.5 इसका मतलब है 100 बच्चा आँखों में ख़्वाब लेके आया कि मैंने डॉक्टर बनना है, उसमें से 3.5 यानी कि 3 बच्चे या 4 बच्चों ने डॉक्टर बनना है, साढ़े तो 3 बाकी बचे। हाँ, साढ़े 3 बच्चे बहन कर ले। अच्छा बाकी जो है ना वो फिर अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है जी, अब होता ही क्या है कि हम कहते हैं कि सर दुनिया बहुत आगे चली गई है, आपका बच्चा 5 साल डॉक्टर बनेगा, फिर हाउस जॉब करेगा, फिर प्रैक्टिस करेगा, और जो बंदा जिसने एफएससी के बाद साइबर सिक्योरिटी में गया होगा, डाटा साइंस में गया होगा, डिजिटल मार्केटिंग में गया होगा, एआई में गया होगा, वो दिन के अगर $10 भी कमाएगा ना तो महीने के $300 बनते हैं। अच्छा महीने के $300 का मतलब क्या है? 1,00,000 रुपया, मतलब लेकिन स्टूडेंट मैंने भाई। सुना है अगर आप ये डॉक्टर वाला काम कर लें ना, एमबीबीएस, रिश्ता आपका चंगा चंगे घर में हो जाता है, जी, जी, जी। रिश्ता ठीक हो जाता है। हाँ, चलें ये आपने अच्छा एक क्वेश्चन पूछा, मैं आपको एक मज़े की बात हम बताऊँ। अपनी पॉडकास्ट को इधर ले गए हैं जी, मेडिकल की तरफ। हाँ, बस ये आखिरी क्वेश्चन है, फिर मरवाएँगे आप मुझे भी। होता ये है कि एमबीबीएस में ना 80% लड़कियों का एडमिशन होता है, जी, और जी। 20% बेचारे जो लड़के हैं ना वो ज़लील-ओ-ख़ाब दरमियान में हो रहा होता है। अब वो 80% लड़कियों का क्या होता है, ज़रा डाटा निकालिएगा। वो एमबीबीएस करती हैं जी माशाल्लाह, और रिश्ता भी हो जाता है। आपने मुझे अब इसके बाद जब ब्रॉडकास्ट करनी है ना किसी डॉक्टर के पास, वो भी ज़ाहिर है बिज़नेस ही है, तो वो करनी है और उसको बताना है कि कितनी लड़कियां पाकिस्तान में जो शादी के 5 साल के बाद भी जॉब कर रही हैं, वो 80% में से कोई भी नहीं है। तो अच्छा। ये सारी जो हैं गवर्नमेंट का पैसा बर्बाद करके, और ये ना बड़ा एक कॉलेज है एएमसी आर्मी मेडिकल कॉलेज। हाँ जी। ये पहले लड़कियों को भी ना एडमिशन देते थे, एमसी की मिलिट्री कैडेट की सीट्स होती थी। हुँ। अब इन्होंने जब निकाला ना तो लड़कियां तो पढ़ने के बाद गायब हो जाती थी। इन्होंने उन 100 सीट पे लड़कियों पे पाबंदी लगा दी। हुँ। वो कहते हैं जी बस ये इन 100 सीट पे सिर्फ लड़के आएंगे। क्यों भाई? लड़का जो भी होगा ना उसने नौकरी करनी ही हाँ करनी, जी। उसने जॉब करनी ही हुँ, करनी है। हुँ। फैमिली उस पर डिपेंडेंट होती है, वो नहीं छोड़ता। हुँ। ठीक है, तो मैं अभी भी कहता हूँ आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, लेकिन बाकी भी फील्ड्स हैं। अगर आप नहीं होता, कई लोग 4-4 साल, 3-3 साल, 4-4 साल रिपीट कर रहे होते हैं मैंने डॉक्टर भी बनना है। हुँ। तो अब आप 5 साल, 6 साल पहले मुझसे मशवरा लेते हैं तो मैं आपको कहता जी बिल्कुल डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, ये बनना चाहिए।
लेकिन मैं अब आपको कहूँगा कि अगर आपका बच्चा बाय चॉइस भी डॉक्टर बन सकता है लेकिन वो नहीं बनना चाहता, वो कहता है जी मैंने एआई करनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करनी है, उसको जाने दें। वो डॉक्टर 45-50 साल की उम्र में कहीं 2-3 लाख रुपया या उस वक़्त जितनी भी अमाउंट हो वो कमाएगा। ये बच्चा जो है दूसरे-तीसरे साल जो है वो इतनी अमाउंट कमाने लग जाएगा, तो ये जो दूसरी फ़ील्ड्स हैं ना, इनकी तरफ जाना चाहिए। स्कूल का बिजनेस कौन लोग कर सकते हैं? कंक्लूड करें। और स्कूल का बिजनेस अगर करना है तो ये क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए। क्या कहते हैं इसके बारे में? सर, सबसे पहले तो स्कूल का बिज़नेस करना है तो आपको बदतमीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया जी? आपका इख़लाक अच्छा होना चाहिए। आप अब बड़े-बड़े लोग आएँगे, यकीन करें कई लोग आएँगे, आपका दिल करेगा यार चपेड़ मार दो, लेकिन आपने बर्दाश्त करनी हो। सही। तो बर्दाश्त अगर आपके बर्दाश्त नहीं है ना, तो आपको प्रिंसिपल की सीट पे नहीं बैठना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ईमानदार होना चाहिए जी, आपके पास जेब में पैसा होना चाहिए, ज़ाहिर है आपके पास सेविंग होगी तो आप स्कूल का जो बिज़नेस है वो स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आप जो है ना टॉलरेंस होनी चाहिए, लोगों आपके अंदर बर्दाश्त होनी चाहिए। बड़े-बड़े लोग आएँगे आपसे गलत बात भी करेंगे लेकिन आपने आगे से मिसबिहेव नहीं करना, लाउड नहीं बोलना, ऊँचा नहीं बोलना, ज़्यादती नहीं करनी, ठीक हो गया? हुँ। वही बंदा हो सकता है 2 दिन बाद आपसे सॉरी बोले। और वो बंदा तो बिल्कुल भी स्कूल ना खोले जी जो कहता है कि मैंने 2 दिनों में अमीर हो जाना है। ये 2 दिनों में अमीर नहीं होता, लेकिन आपको कभी गुर्बत का एहसास नहीं होता जी। आप जो चीज़ मर्ज़ी चाहें पहन सकते हैं, ले सकते हैं, जहाँ मर्ज़ी घूम सकते हैं। तो उसमें फाइनेंशियल देखो फ्रीडम वाला चक्कर आ जाता है। हाँ, ये होना चाहिए। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप कोशिश करें कि किसी को पार्टनर मिला के जो एजुकेशनिस्ट है, टीचर है, अच्छा बंदा है, आप पैसे उसको दें, उसको पार्टनर मिलाएँ 20, 30, 40% उससे पैसे ना लें। हुँ। वो भी आपका भी पैसे का ख़्याल रखेगा, स्कूल उसकी भी इनकम स्टार्ट हो जाएगी और आपकी भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? या 3-4 टीचर हैं जो टीचिंग ही की जा रही है इतने अरसे से और 20-25 को पैसे खत्म हो जाते हैं। मैं कहता हूँ थोड़ी-थोड़ी सेविंग करके ना उन चारों को मिलकर एक स्कूल खोलना चाहिए, प्रिंसिपल रखने। हुँ, ठीक हो गया ना? बिल्कुल। अपनी सैलरी का उज़र करते रहे। हुँ। 2 साल बाद देखिएगा वो आप भी खाएँगे और आपकी आने वाली नस्लें भी खाएँगी। बेस्ट प्रोफ़ेशन तो जो टीचर्स हैं अगर वो स्कूल की तरफ जाते हैं, जी, जी। तो उनके लिए बड़ा अच्छा जो है ये मैं सिस्टम कहता हूँ जनरेट हो कि सकता देखिए सबसे पहले तो टीचर्स का हक है, राइट है, उनको जाना चाहिए। उसके बाद ज़ाहिर है जिसके पास पैसा है उसको जाना चाहिए और रिसोर्सेज़ हैं उसके पास जाना चाहिए, लेकिन सबसे पहले टीचर्स हैं। पूरी ज़िंदगी आपने टीचिंग करके क्या करनी है? इसकी तरफ आएँ। डॉक्टर साहब ये जो स्कूल है ये इबादत है या बिज़नेस है? सर मैं आपको बताऊँ कि आप छलियों की रेहड़ी लगाई हुई है ना आपने, आप सर सूप की लगा रहे हैं, हुँ। आप स्वीपर हैं, तो हर जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हलाल रिज़्क की जो तलाश है ना, वो भी इबादत है। हुँ। और मज़े की बात है कि इस अक्सर लोग समझते हैं सर इन स्कूल वालों ने इसको कारोबार बना लिया, बिज़नेस बना लिया। ओ भाई बिज़नेस ही है ना। अगर हमने फ्री का काम करना होता भाई मैं मदरसा खोल लेता। लोग मुझे सदके के बकरे देते, फितराना देते, वो हो गया। स्कूल खोला है तो किस लिए खोला है भाई? खिदमत खल्क और बिज़नेस और अपने बच्चों के हालात बेहतर करने के लिए तो बिज़नेस है, कारोबार है, इसमें कोई शक नहीं है। हुँ। तो कई लोग तो कहते हैं जी आपका तालीम को बेचते हैं। भाई तालीम को नहीं बेचते, हम आपके बच्चों को तालीम और तरबियत देते हैं। हुँ। उसके बदले आप हमें फ़ीस देते हैं जी, कल वही बच्चा अच्छा हो गया तो आपके दिन बदल जाएँगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। इसके बाद आप पे फायरिंग भी होनी है भाईजान। पकड़ा भी जाना है आपने क्योंकि आज आपने सही धोया है प्राइवेट स्कूल वालों को और तमाम जो इस तरह के हैं। लेकिन बहुत अच्छी बातें भी हुई हैं। बड़ा प्रोडक्टिव सेशन रहा है। कोई कमेंट्स आते हैं। एक बार तमाम लोगों के जो सवालात होंगे उस पे अगेन किसी टाइम बैठेंगे, इंशा बात करेंगे। जो बातें रह गई हैं या जो लोग और सुनना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, ज़रूर बताएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया जी आपका। थैंक यू सो मच।